नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नरेशन। आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि आपको नरेशन में भले ही कितनी भी प्रॉब्लम हो, बस आप ये वीडियोस की सीरीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि नरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे कम से कम 4 से 5 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। तो बस आप इस सीरीज को देख लीजिएगा और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको दोबारा नरेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन का मतलब क्या है? नरेशन का मतलब होता है भैया स्टेटमेंट। ये यम है, ई है, यन है और टी है। और स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच। एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और जो स्पीच होती है ये दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, अब बात ये नहीं समझ में आई कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है। जैसे मोटी मोटी बात पकड़िए। जैसे एक दिन आप विद्यालय जाते हैं, तो ये आप हैं, ठीक है। आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में आपसे अध्यापक कहते हैं कि बेटा कल फीस लेकर के आना। आप घर जाते हैं और आप पापा से कहते हैं कि पापा, गुरुजी ने कहा है कि कल फीस लेकर आना। मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ ये देखिए। जब अध्यापक ने आपसे कहा कि फीस लेकर आइए, तो अध्यापक आपके सामने उपस्थित थे, यानी आप दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने थे और अध्यापक ने डायरेक्ट आपसे बात की थी, किसी और के पास नहीं गए, डायरेक्ट आपके पास आए और आपसे कहा कि बेटा कल फीस लेके आना। लेकिन अध्यापक ने आपके पिताजी से बात नहीं की है। अध्यापक की बात को अब आप अपने पिताजी से कह रहे हैं कि पापा, अध्यापक ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। अध्यापक ने कहा है कि कल फीस लेके आना। तो एक बात बताइए कि क्या पिताजी के सामने अध्यापक उपस्थित हैं? नहीं है ना। पिताजी के लिए तो अध्यापक इनडायरेक्ट हैं, उपस्थित ही नहीं है। तो डायरेक्ट का मतलब होता है जब दो लोग आमने सामने बात करते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ, कोई खिचखिच नहीं करनी, बहुत साधारण शब्दों में समझ लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नरेशन में प्रॉब्लम होती है। और मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि नरेशन की धज्जियाँ उड़ा दीजिए आप, बस। अध्यापक आपके सामने उपस्थित थे, यानी आपने अध्यापक से डायरेक्ट बात की थी, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच थी, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब जब दो लोग आमने सामने ही बात कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब कि किसी की कही गई बात को जब हम किसी दूसरे से कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे अध्यापक ने कहा था फीस लेके आइए, अब आपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अध्यापक ने कहा है कि फीस लेकर आइए। तो आपने पिताजी को अध्यापक की बात बताई कि नहीं बताई? बताई ना। तो जब बताई तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। और जब अध्यापक ने डायरेक्ट आपसे बात की तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग घर में बात करते हैं, जैसे आप 2 भाई बहन हैं या फिर 2 भाई हैं, तो आप मम्मी से कहते हैं कि मम्मी, भैया कह रहा था कि वहाँ आज गणित नहीं पढ़ेगा। आप ऐसे बात करते हैं ना। मम्मी, पापा कह रहे थे कि आज वो खिचड़ी खाएंगे, तो आज खिचड़ी बनाओ। बात होती है ऐसे। तो ये सब हम घर में भी नरेशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्पीकिंग में नरेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो एक बात आप मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि डायरेक्ट क्या मतलब है। डायरेक्ट का मतलब है कि दो लोग आमने सामने बात करेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब है कि किसी दूसरे व्यक्ति की कही गई बात को हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, ठीक।
ठीक है। तो नरेशन में कम से कम 3 लोगों का होना अनिवार्य है। एक वो जो बात करेगा, एक वो जिससे बात करेगा, और एक वो जिसके बारे में बात करेगा। आसान सी बात थी। तो अब आप कुछ लिख लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता की कही बात को ज्यों का त्यों कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, या फिर ऐसे लिखिए कि वहाँ कहता है, कामा मैं चोर हूँ। किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि मैं चोर हूँ, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने आपसे कहा कि भैया मैं चोर हूँ। अब आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि वह कहता है, मैं नहीं कह रहा, वह कहता है कि मैं चोर हूँ। तो उसकी बात को एज इट इज़, जैसे वो कह रहा है वैसे ही कह देना डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच में इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि वह कहता है कि वह चोर है। ठीक है। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वह कह रहा है, यानी ये वाला व्यक्ति, कि वह चोर है। ठीक है। और यहाँ पे उस व्यक्ति ने आपसे कहा था कि वह कहता है कि मैं चोर हूँ। तो ये वाला सेंटेंस जो था ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, और ये वाला सेंटेंस जो था ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बात ऊपर से निकल गई, समझ नहीं पाए। ठीक है, इसे थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे ही सेज, कामा इनवर्टेड कॉमर्स आई एम टीचर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। तो ही सेज आई एम टीचर, वह कहता है कि मैं अध्यापक हूँ। तो अब इस सेंटेंस को आप कितने भी लोगों से ऐसे ही अगर बोलते चले जाते हैं कि ही सेज आई एम अ टीचर, ही सेज आई एम अ टीचर, ही सेज आई एम अ टीचर, जितने लोग आपको मिलते हैं आप उस ही यानी उस व्यक्ति की तरफ इशारा करके आप कहते हैं कि ही सेज, यहाँ पे सेज रहेगा, आई एम अ टीचर, ही सेज आई एम अ टीचर। तो इस रूप में जब आप बोलते हैं, यानी वक्ता की कही बात को ज्यों का त्यों कहते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। भाई आप किसी से भी कहें, किसी एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करिए और उससे कहिए कि ही सेज, जैसे इस व्यक्ति की तरफ आप इशारा करिए और किसी अन्य व्यक्ति से कहिए कि ही सेज आई एम अ टीचर, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं टीचर हूँ। अच्छा, और इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ही सेज दैट ही इज़ अ टीचर। अच्छा, यहाँ पे आ लगा दिया, यहाँ पे आ नहीं लगाया था। तो ही सेज दैट ही इज़ टीचर। अब इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह कहता है कि वह अध्यापक है। तो इस बात को आपने अपने अनुसार बदल दिया, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट आई था, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। वक्ता की कही गई बात को आपने अपने कथन में के अनुसार कह दिया, यानी हम वक्ता के कहे कथन का सारांश प्रकट करते हैं। सारांश क्या है? वो बताना चाहता है कि वो टीचर है, और हम भी यही बात कह रहे हैं कि वो टीचर है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब जैसे ये सेंटेंस लिखा है ना, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा। आप नरेशन में शून्य हैं और मैं शून्य से शुरू कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बस प्रॉमिस कीजिए कि आप मेहनत करेंगे अच्छी तरह से। देखिए, जैसे कोई वाक्य लिखा जाता है कि ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कामा, आई एम टीचर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहले होता है, ये इन्वर्टेड कामा के बाहर, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी CH। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है। अब ये बात, एक और बात जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब
किसी भी टेंस में हो सकती है। प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, इवन पास्ट में भी हो सकती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकती है। उसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। जितने टेंसेस हैं उन सभी टेंसेस में हो सकती है। ठीक है, तो आप दो बात याद कर लीजिए यहाँ पे कि ये दोनों किसी भी टेंस में हो सकते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, इसे थोड़ा सा तोड़ के लिखूं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के रूप में, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस करके वर्ब होती है। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कामा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर एम है यानी वर्ब है, फिर टीचर यानी इसको सीधा अदर वर्ड लिख सकते हैं, फिर फुल स्टॉप होता है, इन्वर्टेड कामा बंद होता है। यानी ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड इस रूप में होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा, और वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ये कैसे चेंज होता है। देखिए, तो आपने जाना कि जो इन्वर्टेड कामास के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी स्पीच का मतलब कथन। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा पहला पॉइंट करके कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, यानी विल या शैल लगा हो, या फिर ये प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे सेज लगा है अभी, तो जानते हैं ना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। मैंने टेंसेस बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, जाके पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो टेंसेस अच्छे से आने चाहिए, इसीलिए मैंने टेंसेस पूरा पढ़ाया है, पैसिव वॉइस भी पढ़ाई गई है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाली जो स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये बात अभी हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, यानी अगर ये सेंटेंस जो लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में हो जाए, यानी जैसे सैड हो जाए ना, तो अब यहाँ पे ऐसे मत देखिएगा हैज सैड हो गया तो वो प्रेजेंट में होगा, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आगे आपको। ठीक है, यानी जब ये पास्ट टेंस में होगा तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, और ये परिवर्तन कैसे होता है ये अगले वीडियो लेक्चर की बात है, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे, ये दूसरा वाला। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये पहला वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे कोई वाक्य लिखा है, चलिए कोई एक सिंपल सा वाक्य लिख लेते हैं, जो इतनी देर से कर रहे हैं वही लिख लेते हैं। ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम आ टीचर, तो ये फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अभी ये किस में है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, डीएस में डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, आईएस बनाना है। कैसे बनेगा ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से समझिए भैया। ये जो सेस है, पहली चीज़ तो इसकी कहानी बड़ी प्यारी है, ध्यान से समझिए। अगर सेज, हमेशा याद रखिए जो से होता है उसे चेंज करते हैं टेल में। अगर यहाँ पे से दिखा तो उसे टेल बना देना है, सेज दिखा तो उसे टेल्स बना देना है, आपको टेल में यस जोड़ देना है बस। और यहाँ पे सैड अगर दिखता है तो आपको इसको टोल्ड बना देना है। ठीक है, अगर ये थर्ड फॉर्म है तो इसका भी थर्ड फॉर्म रहेगी। से का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब होता है बताना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सैड और टोल्ड में क्या अंतर है तो आप कह सकते हैं कि सैड का मतलब होता है बताया, कहा, और टोल्ड का मतलब होता है बताया। पहली कहानी ये थी। दूसरी कहानी सब्जेक्ट को चेंज करने की होती है। 123/सन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी ये फर्स्ट पर्सन है
फर्स्ट पर्सन में आते कौन कौन है? फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई और वी, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे आई दिख गया तो आपको सब्जेक्ट के पास जाना है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे आपको वी दिख गया तो भी आपको सब्जेक्ट के पास जाना है, ठीक है। सब्जेक्ट ये होता है। यहाँ पे टू मी भी कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। और जो सेकंड पर्सन होता है, आपके सेकंड पर्सन में आता है यू। यानी अगर यहाँ पे यू दिख गया तो आपको कहाँ जाना है? मी के पास। यानी इसके इस वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को ही देखना है, ठीक है, चेंज करते टाइम। तो आपको किसके पास जाना है? मी के। केवल यू दिखता है तो आपको मी के पास जाना है। यहाँ पे हरि भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, राधा भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू दिखा तो आपको वर्ब छोड़ के उसके बाद जो लिखा है उसके पास चले जाना है, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन होता है, यानी अगर यहाँ पे आई के स्थान पे राम, मोहन, सोहन, यानी आई वी और यू के बाद जो कुछ भी बच रहा है वो सब थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आसान सी बात थी, इतना समझ में आया? कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करके अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस आपको दिया जाता है कि ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ टीचर, इन्वर्टेड कामा बंद। तो इसको आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा कि अभी हम इसको या तो प्रेजेंट में रखेंगे या फ्यूचर में रखेंगे, क्योंकि हमें अभी इसके टेंस को चेंज नहीं करना है। इसके टेंस को चेंज करना हम आपको कल सिखाएंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को देखकर हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है ही, और जब ये सेज है तो आपको यहाँ पे सेज लगा देना है। अब आपके मन में फिर से प्रश्न आया होगा कि सर आपने तो कहा था कि अगर सेज हो तो उसको टेल्स बना देना। हाँ बेटा, बना देना है, लेकिन जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, टू मी करके कुछ और जुड़ा हो, यानी टू करके कुछ और आया हो, ऑब्जेक्ट होगा तो उसे टेल, टेल्स या फिर टोल्ड में बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। और ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाने के लिए लगाते हैं दैट। क्या लगाते हैं? दैट। तो ही सेज दैट। अब आई, इसी आई को तो चेंज करना है, और मैंने कहा कि आई ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई को देखते ही आप पहुंच जाएंगे कहाँ? सब्जेक्ट के पास। तो सब्जेक्ट क्या लिखा है? ही। अब बात ध्यान से समझना, जो लिखा है वही लिख देना है, जो लिखा है वही लिख देना है। यहाँ पे ही लिखा है तो आप भी आंखें बंद करके ही लगा दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट चेंज करना सिखा रहा हूँ अभी टेंस को पकड़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ सब्जेक्ट को पकड़ा है, सब्जेक्ट को चेंज करना सिखा रहा हूँ। आई है, यहाँ पे ही है तो आप ही लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर सी होता तो आई है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो आप भी यहाँ पे सी लिख देते, ठीक है। यानी जो लिखा है सब्जेक्ट के स्थान पे, अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, जो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है सेम वही ला करके लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे राम होता तो क्या आप आई के स्थान पे राम ला के लिख देते? यानी ही सेज, यानी फिर यहाँ पे राम हो जाता ना, तो राम, अगर यहाँ पे राम होता तो ये राम हो जाता, राम सेज का दैट। उसके बाद ये सी ना लिखा जाता, हम आई को पकड़ते, जैसे इसी सेंटेंस को फिर से लिखता हूँ कि राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कामा आई एम अ टीचर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। तो हम इसको कैसे करते? राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कामा सॉरी, इसके स्थान पे हम लिख देते दैट। और फिर जब हम आई को देखते तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो हम जाते सब्जेक्ट के पास। तो अब हमने तो आपको बताया कि जो लिखा है वही लिख देना है, तो आप यहाँ पे राम नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिएगा। अगर पुरुष का नाम है, लड़के का नाम है, तो आपको ही लिखना है, ठीक है। जानते हैं ना, लड़के के लिए ही यूज होता है, ही इज़ अ बॉय। और अगर लड़की का नाम है, जैसे सीता, मधु, गीता, रीता, सीता, कुछ भी, तो आपको लिखना है सी। लड़की के लिए होता है सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गुड गर्ल, कुछ भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। आसान सी बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आ रहा हो।
ठीक है, तो इसको फर्स्ट पर्सन को, सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे ये मैंने आपको बताया। चलिए एक साधारण सा वाक्य लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको कैसे चेंज करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे होता कि दे से कामा इन्वर्टेड कामा वी आर प्लेइंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद, तो इसको आप कैसे करते? आप सीधा करते दे से, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को देखकर आप सब्जेक्ट के पास जाते और सब्जेक्ट के स्थान पे दे लिखा था, किसी का नाम नहीं है, दे लिखा है। तो दे लिखा है, जब किसी का नाम नहीं है तो आपको भी यहाँ पे दे लिख देना है। उसके बाद आगे जो होगा वो क्या लिखा जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इस तरह से आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको कुछ वाक्य करके दिखाते हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें। तो देखिए ये सूत्र होता है 123/100। एक वाक्य लेता हूँ, जैसे अभी तक जो कर रहे हैं उसको पूरा कर देते हैं। ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ टीचर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ही लिखेंगे, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, सेज कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, फिर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट के पास जाते हैं, तो सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है ही तो हम भी लिख देंगे ही। और आप जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है ना, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज लगता है, ये टेंस में पढ़ाया है, तो ही इज हो जाएगा। सब्जेक्ट को देखते हुए ये एम आर इज ये चेंज हो जाता है, तो ही इज अ टीचर। ठीक है, फुल स्टॉप। इस तरह से ये वाक्य हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज अ टीचर। अच्छा, इसको और कैसे कर सकते हैं? जैसे दूसरा वाक्य लेते हैं, राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ गुड बॉय। बहुत साधारण से एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप सब्जेक्ट को चेंज करना सीख जाएं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, चूँकि आई है तो आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार, राम लड़के का नाम है तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और आई एम फिर से चेंज हो जाएगा इज में। इसको एज इट इज जैसा है वैसे ही उतार देना है, कुछ नहीं चेंज करना है। अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। कब? जब ये यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। जैसे ये हो जाता अगर कि राम, छोड़िए राम को नहीं लेते हैं, सीता विल से कॉमा इन्वर्टेड कामा आई विल, यहाँ पे सेल रहेगा, आई सेल प्ले। तो मैंने दोनों को फ्यूचर में कर दिया, चेंज तो होना नहीं है, तो कहे फ्यूचर में करें चाहे प्रेजेंट में करें, किसी में भी करें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम अगर कर देते आई एम अ गुड गर्ल, तो कैसे होता? दोनों तरह से समझ लीजिए। पहले आई सेल प्ले का समझते हैं, तो यहाँ पे होगा सीता और ये विल से ऐसा ही रहेगा, फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, आई सबसे पहले सब्जेक्ट के पास तो सीता है तो सीता के लिए सी, सेल है तो सी, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है, तो यहाँ पे विल लग जाएगा, विल प्ले। टेंस बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिएगा। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। अच्छा, जो नीचे लिखा है उसका क्या होगा? इसका होगा सीता, पहले इसको करेंगे विल, फिर ये से, फिर ये दैट लगेगा कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, फिर आई है तो आई सीता के पास जाएगा तो लड़की का नाम है तो यहाँ पे लग जाएगा सी, उसके बाद एम है तो एम सी के अनुसार इज हो जाता है। ठीक है, आई के साथ एम लगता है, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज लगता है, सी इज अ गुड गर्ल, यानी सेम टू सेम लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। इस तरह से आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हो जाता कि दे से वे कहते हैं कॉमा इन्वर्टेड कामा वी आर प्लेइंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद, तो इसको कैसे करते? इसको करने का तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले दे लिखना है, से लिखना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट,
वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट है दे, तो जो लिखा है वही उतार देना है, दे। उसके बाद आर प्लेइंग। अब आप कहेंगे सर ये आर चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भैया दे बहुवचन था और वी भी बहुवचन है। वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का यूज करते हैं। ये इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ताकि सारी की सारी बातें एकदम रट्टा हो जाएं आपके लिए। अगर यहाँ पे हो जाए, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाए कि दे से टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वी आर स्टूडेंट फुल स्टॉप। वे कहते हैं, यानी वे मुझसे कहते हैं, दे से टू मी, वे मुझसे कहते हैं, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा दे से टू। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है तो से चेंज हो जाएगा टेल में। मैंने आपको बताया था ना, से होगा तो टेल, सेज होगा तो टेल्स और सैड होगा तो टोल्ड। अब ये से टू चेंज हो गया टेल में और फिर लिख देना है मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट। वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास आएगा, सब्जेक्ट है दे, तो दे लिख देना है, दे, फिर आर स्टूडेंट्स और फुल स्टॉप। दे टेल मी, वे मुझसे बताते हैं कि वे विद्यार्थी हैं। इस तरह से आप इन सभी वाक्यों को कर सकते हैं। कुछ वाक्य मैं आपको देता हूं, आप खुद से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, यानी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस बात को समझ सकूं। तो 2 वाक्य आपको खुद से करने हैं। राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा, सोहन विल से आशा इज़ अ गुड गर्ल। अच्छा, ये मैंने आपको थर्ड पर्सन वाला नहीं बताया था, थर्ड पर्सन वाला भी बता देता हूँ। जैसे राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा मोहन इज़ आ फार्मर। राम सेज, राम कहता है कि मोहन एक किसान है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट मोहन, चूंकि मोहन एक थर्ड पर्सन है, ना तो ये फर्स्ट है ना तो सेकंड है, थर्ड पर्सन है, तो 123 बटा सन जो रूल आपने पढ़ा है, थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी जैसा है उसे वैसे ही लिख देते हैं। मोहन, यहाँ पे ही सी इट कुछ भी होता वैसे ही लिख देते, फिर मोहन इज़ आ फार्मर, फुल स्टॉप हो जाता, ठीक है। तो ये बात हुई सब्जेक्ट को चेंज करने की। अब ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे इस बात को समझते हैं। तो अभी तक केवल हमने 123 बटा सन जो रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट पर्सन से सब्जेक्ट को चेंज किया। अब सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे इस बात को समझते हैं। सेकंड पर्सन होता है यू के अलावा कोई और नहीं होता। तो जैसे एक वाक्य लिख दिया जाए कि सी सेज टू मी। आप एक बात ध्यान दे रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को मैं प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में रख रहा हूँ, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में आएगी तभी परिवर्तन होगा, और परिवर्तन कैसे होगा ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। कामा इन्वर्टेड कामा यू आर लेजी, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लिया है। अब जो सेंटेंस चेंज होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सी रहेगा तो सी, सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में, मी हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगेगा। अब ये जो यू है ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ये इसका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये उठ करके आएगा ऑब्जेक्ट के पास। मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाई थी, मैंने कहा था आई का हो जाता है मी, सी का हो जाता है हर, ही का हो जाता है हिम, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है। इस चीज़ को ऐसे पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे मी है और इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है तो मी को आप लिख देंगे आई, यहाँ पे आप लिख देंगे आई। यहाँ पे अगर हर होता, सी सेज टू हर, अगर हर होता तो हर को आप लिख देंगे सी। अच्छा, अगर हिम होता, यहाँ पे अगर सी सेज टू हिम होता तो आप लिख देते, इसे यू को लाते जब यहाँ पे तो हिम को आप लिख देते ही। अच्छा, अगर यू होता तो यू का तो यू ही रहेगा। देम होता, यहाँ पे अगर सी सेज टू देम
तो यहाँ पे आप देम का कर देते दे। इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, उसे सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देना है, यानी उसे सब्जेक्ट बना देना है। बस मोटी सी बात इतनी है कि ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, उसे सब्जेक्ट बना देना है। तो सी सेज टू मी आई हो जाएगा, सी सेज टू हर सी हो जाएगा, सी सेज टू हिम ही हो जाएगा, सी सेज टू देम दे हो जाएगा। अच्छा, सी सेज टू राधा, तो राधा के लिए सी हो जाएगा। लड़की का नाम है तो सी, लड़के का नाम है तो ही। ये चीज़ तो आप जानते हैं ना। यहाँ पे राधा से भी तो बात कर सकती है, मधु से भी बात कर सकती है, सुमन से भी बात कर सकती है, मंजू से भी बात कर सकती है, गंजू से भी बात कर सकती है, किसी से भी बात कर सकती है। तो मुस्कुराते हुए पढ़िए। यहाँ पे रोहन से भी बात हो सकती है, सोहन से भी बात हो सकती है। तो लड़के का नाम आ गया तो ही और लड़की का नाम आ गया तो सी। मोटी मोटी बात थी, आप समझ चुके हैं इस बात को। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 123/सन ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, तो जैसे ये वाक्य था सी सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर लेजी फुल स्टॉप, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे सी सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में, और उसके बाद मी के स्थान पे मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, फिर उसके बाद यू के पास आएंगे, चूंकि यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। यहाँ पे मी है तो मी का हो जाएगा आई, और इज एम आर है तो आई के साथ एम लगता है, फिर लेजी फुल स्टॉप। तो सी टेल्स मी दैट आई एम लेजी। इस तरह से ये वाक्य हो जाएगा। अच्छा, एक वाक्य मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इस बात को समझ सकूँ कि आप कैसे इसको कर रहे हैं। जैसे राजू सेज टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा यू आर पुअर फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। इसको आप कमेंट करेंगे ताकि मैं आपका कमेंट देख सकूं कि आप इस वाक्य को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को चेंज करना सीखा, और हमने ये भी जाना कि नरेशन कहते किसे हैं, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होता है और इसे कैसे चेंज करते हैं, से मीन्स क्या होता है, टेल्स मीन्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में समझी हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में परिवर्तन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अगले वीडियो लेक्चर के लिए आपको तैयार रहना है। सॉरी, थोड़ा ज़बान लड़खड़ा गई। अगले वीडियो लेक्चर के लिए तैयार रहिए और इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा प्रॉमिस है कि भविष्य में जब ये सीरीज ख़त्म होगी तो नरेशन आपके लिए धुआं हो जाएगा। धन्यवाद।